Bismillahirrahmanirrahim. BS4 students of Department of Applied Physics from Federal Urdu University of Arts, Science and Technology, इस्लामाबाद कैंपस. आज के हमारा पहला लेक्चर है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो बुक फॉलो करेंगे, हमारी मेन बुक जो होगी वो होगी इंट्रोडक्टरी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटन बाय रॉबर्ट एल बॉयलिस्टेड. मेरे पास इसका 11th एडिशन है, तो जो कंटेंट्स होंगे हमारे वो इस एडिशन के मुताबिक चल रहे होंगे. आप चाहें तो कोई और बुक फॉलो कर सकते हैं और इसी ऑथर का, इसी बुक का कोई और एडिशन भी देख सकते हैं. जो आज के लेक्चर का हमारा फ्लो है वो हम पहले देख लेते हैं क्या होगा. तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. उसके बाद होगा रिव्यू ऑफ द फील्ड फोर्सेस. उसके बाद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका हम कुछ रिव्यू लेंगे जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मटेरियल्स की, विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज मटेरियल्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं हमारे इस कोर्स की लैब में. उसके बाद होंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स जिन पे हम सिमुलेशंस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की. एंड आफ्टर दैट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारी लैब में यूज़ होते हैं, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उनके कॉमन नेम्स क्या हैं. और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ इसी लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो हमारी फाउंडेशन बिल्ड करेगा इस सब्जेक्ट में. स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट, हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की. इलेक्ट्रिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोगों ने ये दोनों नाम सुने होंगे ऑलरेडी. हम बात करना चाह रहे हैं कि इनमें कोई मेन डिफरेंस है क्या, या अगर डिफरेंस है तो फिर क्यों है, ये दो अलग ब्रांचेस क्यों हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल. बेसिकली द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ इलेक्ट्रिकल, इट इज़ एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन एंड मुझे पहले लिखना चाहिए था जनरेशन एंड generation. So technically with the generation of electricity and with the transmission of electricity. और अदरवाइज हम कह सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो है ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट. इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम यूजुअली यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं. आई मस्ट हैव रिटन हियर, इसमें इलेक्ट्रिकल के स्कोप में जनरेशन, ट्रांसमिशन और यूजेज भी है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. लेकिन जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो बेस्ड है इस डेफिनेशन पे जो हमने सबसे एंड पे लिखा था. फ्लो ऑफ चार्जेस को डील करते हैं हम इलेक्ट्रिकल में, जबकि कंट्रोल और कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस हम डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में. आप लोगों का जो प्रीवियस नॉलेज है सिर्फ उस पे बेस्ड मैं अगर एग्जांपल दूं तो हम जो पढ़ते हैं अपने पास डायोड्स और हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर्स, ये दोनों डिवाइसेस हमें पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स से बेस्ड होती हैं. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, चार्जेस का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन ईदर एनहांस और वी कैन ईदर सप्रेस द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर इसका फ़र्क है इलेक्ट्रिकल से वो है द कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ चार्जेस. वेदर इलेक्ट्रिकल में जो है उसका जो मेन फीचर है वो है फ्लो ऑफ चार्जेस. दैट मीन्स प्रोडक्शन एंड जनरेशन एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेल
हैविंग सेड दिस, हम बात करेंगे कुछ, हमें पता है कि कुछ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। तो नेचर में टोटल जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, लेट मी गो विद द ओल्ड डेफिनेशन, हमारे पास 5 फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस कहलाती हैं। 5 फोर्सेस विच आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। हम उनके नाम लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज gravitational force. We all of us are familiar with this. Gravitational force के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसको थोड़ा सा इसका रिव्यू लेंगे। और उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कुछ लोग आप में से जानते होंगे कूलम्ब फोर्स के नाम से। और उसके बाद तीसरी जो फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद 2 और फोर्सेस हैं जो हम अभी डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम उनके नाम लिख देते हैं क्योंकि हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक और नाम भी आप लोगों ने शायद ऑलरेडी सुन रखा होगा और वो है शॉर्ट रेंज फोर्स। क्योंकि हमारा जो इस सब्जेक्ट में कंसर्न होगा वो इन दोनों के साथ नहीं होगा, तो हम इन दोनों को नहीं पढ़ रहे। तो फिलहाल हम स्टार्ट लेते हैं अपनी पहली जो है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जो कि मैंने लिखी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फील्ड फोर्स भी है क्योंकि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त लगाता है जब पहले ऑब्जेक्ट के फील्ड में दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी क्विक रिवीजन के तौर पे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको अगर अपने जहन में लाएं तो वो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। M1 M2 पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और वो जो उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के। जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसका मैस और जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है उसके मैस, दोनों के प्रोडक्ट के। और यही फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज 2 फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखना चाह रहा हूँ तफसील से, तो मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करता हूँ इसलिए कि हमें पता चलता रहे कि हम अपने मेन टॉपिक से थोड़ी एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं साइड पे और वापस यहीं आएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि अगर ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस है M1 और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मैस है M2। M2 M1 पे एक फोर्स लगाएगी जो कि अट्रैक्शन की फोर्स है और M1 भी M2 पे उतनी ही फोर्स लगाएगी जो कि अट्रैक्शन की फोर्स है। सो टेक्निकली M2 जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी लेफ़्ट टू राइट और M1 की डायरेक्शन होगी फोर्स की राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है बेसिकली ये थर्ड लॉ जो है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन जो है उसको ओबे कर रहा है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि M1 जितनी फोर्स M2 पे लगाता है M2 उतनी ही फोर्स M1 पे लगाएगा। ये एक साइड का फीचर था, लेकिन उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ उस वक्त लगा सकता है जब दोनों मैसेज जो हैं एक दूसरे के फील्ड्स में हैं या M1 के फील्ड में है M2। अगर M1 के फील्ड से M2 बाहर चला जाएगा तो M1 M2 पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्स है M1 M2 के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनका जो इन दोनों के दरमियान में अगर इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है मैं उसको R से लिखूं तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है।
तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू बॉडीज जो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं। हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बनेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा F इक्वल्स सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्स पर किलोग्राम स्क्वायर्स। तो हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम साथ इसे फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कह रहे हैं। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर इसलिए है क्योंकि मैस जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसका कोई मैस ना हो। तो क्योंकि मैस हर बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हर बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। हम जब डेफिनेशन लिखते हैं मैटर की तो हम कहते हैं मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मैस। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। मैटर कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करेगा और इसका कुछ मैस भी होगा, क्योंकि हर मैटर जो है हर जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस है। इसलिए हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई भी करेगा और एक्सपीरियंस भी करेगा दूसरे मैसेज की वजह से। तो हम इसे फंडामेंटल फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना भी मैटर है मैस उसकी लाजमी प्रॉपर्टी है, और जिस भी ऑब्जेक्ट का मैस होगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी उसकी लाजमी प्रॉपर्टी है। तो नेचर में हर मैस, हर ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, या एक फोर्स अप्लाई कर सकता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई मैस दूसरे मैस के फील्ड में है या दूसरा मैस इस मैस के फील्ड में है तो सिर्फ तब ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस की जा सकेगी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको फील करने के लिए एक मैस को दूसरे मैस के फील्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ये फंडामेंटल फोर्स है लेकिन ये फील्ड फोर्स भी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो दूसरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी नेचर में एक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर में मौजूद चीज़ों की, लेकिन इसका ताल्लुक़ है किस चीज़ से? मैस की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पे इसको पहले 1 लिख देता हूँ कि हमने इसमें जो फर्स्ट फोर्स है उसको डिस्कस किया है। अब हम लिखते हैं 2। इसमें हम जो सेकंड फोर्स है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स, इसको हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं समझना। और कूलम्स लॉ ये है दैट एवरी चार्ज और एवरी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, every charge applies a force of attraction or repulsion on other charges, and the magnitude of this force is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges. जिन दो चार्जेस के दरमियान में ये फोर्स है, and the magnitude of this force is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाएगा F is directly proportional to Q1 Q2 over R square, और इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल ख़त्म करें तो ये बन जाएगा F is equal to some constant which happen to be K in this case और over R square, जबकि ये K जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू है
9 multiplied by 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर्स पर कूलम स्क्वायर्स। फर्दर हम इस के को एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी चार्ज की। लेट मी टेल यू, हमारे पास जितना भी मैटर है वो सारा बना हुआ है एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो मैटर जो है, मैटर सारे का सारा बेस्ड है एटम्स पे। ब्रॉडली स्पीकिंग, बाय द वे, हमारे इस सब्जेक्ट के स्कोप में जो बातें हैं हम उस सेंस में बात कर रहे हैं कि तमाम मैटर जो है वो बेस्ड मैक्रोस्कोपिकली, जो मैटर है वो एटम्स से मिलके बना है। और एटम्स जो हैं वो फर्दर 3 तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनी हैं। उनमें से एक हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हैं प्रोटॉन्स और तीसरे हैं न्यूट्रॉन्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इसका मतलब है एटम पे चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन हम कहते हैं एटम इज़ न्यूट्रल। एटम इज़ न्यूट्रल वाई? बिकॉज इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने के लिए हमें बैक एंड पे जाना पड़ेगा थोड़ा, जहाँ से हम चार्जेस की बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम जो मैटर है वो बेसिकली हम कह रहे हैं एटम्स से मिलके बना है और एटम्स फर्दर मिलके बने हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स पे लगती है या चार्जेस पे लगती है, इसलिए हम न्यूट्रॉन्स को फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे। तो एटम की उन 2 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिन पे चार्ज है। एटम खुद न्यूट्रल है क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम इसको चलते हैं पेज 2 पे और पेज 2 पे हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ते पढ़ते इस बात पे पहुंचे थे कि एटम न्यूट्रल है, इसलिए एटम जो है खुद उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज सच डायरेक्ट हमें अमल करती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमें पता है कि हम एटम को चार्ज कर सकते हैं। वी कैन हैव चार्ज्ड, लेट मी राइट इट हियर, वी कैन हैव चार्ज्ड एटम, जिसे आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है आयन के नाम से। तो चार्ज्ड एटम को हम आयन कहते हैं एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स। आयन्स कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन्स तब बनते हैं जब कोई एटम जो है न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम के आउटरमोस्ट शेल में से कोई एक न्यूट्रल एटम जो है ये क्या कर दे, ये खुद आयन बनेगा कौन सा, पॉजिटिव, उस वक्त जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो इस पर चार्ज आएगा 1 पॉजिटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो इस पर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज सच एन एटम विच कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, ये चार्ज्ड एटम बन सकता है बाय रिलीजिंग इट्स आउटरमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। वेयर एज कैल्शियम एक ऐसा एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके या रिलीज़ करके 2 पॉजिटिव आयन बन सकता है। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो एटम है उसके सेंटर में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसके बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम होता है, एटम खुद न्यूट्रल है, जिसका मतलब है कि उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में पूरे के पूरे रहें, बाहर शेल्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं, तो हमारे पास इस एटम में अब क्या हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं, तो टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे, अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इस एटम में कितने ज़्यादा हो गए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। कैल्शियम के केस में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे
तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए हम Ca+2 लिखते हैं। इसी तरह से सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से रिलीज़ होगा तो हम इसे Na+1 लिखते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और इस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर चुका है। तो इस वक्त एक एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो चार्ज्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नेगेटिव आयन बनेगा। अगर एक न्यूट्रल एटम है, हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके न्यूक्लियस में अभी भी 17 प्रोटॉन्स हैं, जबकि बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास क्लोरीन के केस में पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए हैं नेगेटिव चार्जेस से, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो हमारा जो न्यूट्रल एटम था इनिशियली क्लोरीन, उसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया और अब ये एक नेगेटिव आयन बन चुका है। और क्योंकि ये अब आयन है, आई मीन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे थे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर का मतलब है कि ये हर वक्त अपनी जो इसकी कंडीशंस हैं अगर फुलफिल हों तो ये एक्ट कर रही होगी। और हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है इसके अप्लाई होने की, वो है चार्जेस और चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, यस, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, जी लग रही होगी, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है। अगर हमारे पास एक नेगेटिव आयन है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, जी। अगर हमारे पास Na+ है तो क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, जी, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके एक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल चार्ज्ड हो। क्या Na, खाली जो न्यूट्रल एटम Na है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है। हम ब्रॉडली इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, इसके जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर मेरे पास कुछ मैटर है और उस मैटर में कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है उस मैटर में तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर मैं उस मैटर को चार्ज कर लूँगा, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी सी बात जो है उसको मैं दोबारा बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं मैटर की। अगर हमारे पास एक मैटर है तो उसका मैस होगा, तो उस पर एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर लग रही होगी और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बात कर रहे हैं दूसरी फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही होगी, तो हम कहेंगे नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक ये चार्ज्ड मैटर ना बन जाए। तो सिर्फ मैटर जो है इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैस, और मैस की वजह से एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर एक्ट करती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यही मैटर चार्ज्ड मैटर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, इस चार्ज्ड मैटर की एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाएगी और वो होगा चार्ज। तो वो जो चार्ज है उसकी वजह से इस पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात कर दूं कि जो चार्ज्ड मैटर है इसकी बेसिकली 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली कौन सी है, मैस, और दूसरी कौन सी है, चार्ज। तो एक चार्ज्ड मैटर पे एट द सेम टाइम 2 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर एक्ट कर रही होती हैं। एक उसके मैस की वजह से जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक उसके
चार्ज की वजह से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ हमारे पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर हैं जो कि अनचार्ज्ड हैं, तो इन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हम अगर इस पेन को चार्ज कर लें बाय डूइंग व्हाट, बाय रबिंग इट विद सम मटेरियल, मैं इस कपड़े के साथ रब कर रहा हूँ एंड आई होप इट गेट्स चार्ज। अगर ये चार्ज हो गई तो हम ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये नहीं हुई अभी। तो हम क्या करते हैं, इसे अपने बालों के साथ रब करते हैं सर में। तो इससे क्या होगा, इससे हम इसे चार्ज करने में कामयाब हो जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये चार्ज हो गई तो ये जो पीसेस ऑफ पेपर हैं अपने चार्ज की वजह से ये इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। एंड वी हैव सीन दिस, ये आप देख सकते हैं, ये पेजेस जो हैं बोर्ड के ऊपर आ गए हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी कैन डू इट अगेन। हमारे पास हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो हमने वो बेसिकली ये मेरी शर्ट का जो कपड़ा है वो सूटेबल नहीं है इसके लिए। जो लफ्ज़ सूटेबल है हम इसकी बात जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त इस पेन को अपने सर के बालों के साथ रब कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि इसने कुछ पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लिया है। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये कुछ भी पीसेस ऑफ पेपर जो है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वक्त ये डिस्चार्ज हो गया है। तो जो ये मैटर है पेन जो है, क्योंकि इसका एक मास है और ये जगह ऑक्यूपाई करता है, जब ये मैटर चार्ज्ड होता है तो उस वक्त इस पे दो फोर्सेस लगती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पीसेस ऑफ पेपर जो हैं ये मैटर हैं, इन पे हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है ड्यू टू देयर मास। लेकिन अगर ये चार्ज्ड हो जाएं तो इन पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने अभी जो मैंने एक शॉर्ट सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपके सामने, उससे आपने एक बात देखी होगी, और वो बात ये थी कि ये जो पीसेस ऑफ पेपर हैं इनको ज़मीन की तरफ कौन खींचता है। ज़मीन की तरफ इनको खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मास, और ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींचती है, जिस वजह से ये ज़मीन की तरफ गिरते हैं। और मैंने क्या किया, थोड़ी देर पहले इस पेन को चार्ज किया, और उस चार्ज करने के बाद मैंने क्या किया कि इन पीसेस ऑफ पेपर को ऊपर उठाने की कोशिश की इस पेन के साथ, और मैं कामयाब हुआ। लेट मी टेल यू, ये जो एक पीस ऑफ पेपर था इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी एट द सेम टाइम। एक इसके मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरी जो मैंने चार्ज लेके आया उसकी वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही थी, और वो फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने देखा कि इतनी बड़ी ज़मीन इसे खींच रही है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस पेन ने इसको ऊपर उठा लिया था। ऐसा क्यों हो जाता है, अब मैं यहाँ पे अपना सवाल एक बार बता दूँ जिसका मैं जवाब बाद में अभी बताऊँगा। सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन जो कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पेपर पे कम है, जबकि मैंने थोड़ी देर कुछ सेकंड्स इस पेन को अपने बालों के साथ रब किया तो इतना ज़्यादा चार्ज मैंने प्रोड्यूस कर लिया कि वो इतनी बड़ी ज़मीन के अगेंस्ट फोर्स लगा के इस पेन को ऊपर उठा रही है। बाय द वे, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स आप ये जानते हैं कि जो फोर्स ज़्यादा होगी ये पीस ऑफ पेपर उसी तरफ जाएगा। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पता है कि अगर ये पीस ऑफ पेपर ऊपर उठ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा एक्ट की है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको समझने के लिए हम यहाँ से देखते हैं, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ 6.67 10⁻⁻11, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है कि ये है 8.9 और 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर्स पर कूलम स्क्वायर्स। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला है कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कूलम फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। आई मीन थोड़े से मैटर पे इतने ज़्यादा चार्जेस क्रिएट किए जा सकते हैं कि वो एक बड़े
मास की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको ओवरकम कर सके। तो अब हम बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर एक मैटर है, मैटर उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स मास, और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा हर मैटर पे एक्ट करेगी। लेकिन अगर इस मैटर को चार्ज कर लिया जाए बाय रबिंग इट विद सम अदर सरफेस और बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी थ्रू एनी अदर सोर्स लाइक हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, आप बैटरी के ज़रिए भी इसको पोटेंशियल दे सकते हैं। किसी भी पोटेंशियल की वजह से अगर आप यहाँ पे चार्ज क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं इस मैटर के ऊपर, तो इस मैटर पे एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जो इसे नीचे खींचती है या ये दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरी फोर्स है इसके चार्ज की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों फोर्सेस मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ इट्स मास, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज। तो जब मैटर चार्ज नहीं होगा ये प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी, जब मैस नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैटर की बेसिक डेफिनेशंस में मैस है, इसलिए ये तो हमेशा हमें पता है कि एक्ट करती है, लेकिन ये सिर्फ तब एक्ट करेगी जब ये कंडीशन पूरी होगी चार्ज्ड मैटर की। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हमारे पास है थर्ड वन फंडामेंटल फोर्स, और वो है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ छोटा जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, और वो होगी मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ क्योंकि हमने नंबर 3 पे लिखा है मैग्नेटिक फोर्स को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसका ओरिजिन क्या है। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी देखा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का ओरिजिन है मोशन ऑफ चार्ज। हमारे पास जो फैराडेज लॉज हैं उनसे हम इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के स्कोप में ये तीसरी फोर्स भी नहीं है लेकिन क्योंकि ये एक रिलेशन में चल रही हैं, एक तरतीब में हैं, तो इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मोशन ऑफ चार्ज, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, मोशन ऑफ चार्ज्ड मैटर। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक मैटर है तो उसका मास होगा, इस मास की वजह से उसकी एक फोर्स होगी नेचुरली जो वो एक्सपीरियंस करेगा, और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर यही जो मैटर है वो चार्ज्ड हो जाए, चार्ज्ड मैटर है, तो चार्ज्ड मैटर जब होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके साथ चार्ज्ड मैटर, तो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्या, चार्ज। और इस चार्ज की वजह से इस पे एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर एक्ट करती है और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर यही मैटर जो कि अब चार्ज्ड है, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव, ये मूव कर रहा हो, ये चार्ज मोशन में है, तो फिर क्या होता है, तो हमारे पास इसकी जो तीसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बनेगी वो है इसकी मैग्नेटाइजेशन, और इस पर जो फोर्स एक्ट करती है या ये जो फोर्स दूसरे पार्टिकल्स पे अप्लाई कर सकता है उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्ट सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि चार्ज्ड मैटर की प्रॉपर्टी है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टी है। तो इनमें लिंक है एक। अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज्ड मैटर है, पार्टिकल है, तो इस पे 3 फोर्सेस ऑफ नेचर एक्ट करती हैं। द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी इसके चार्ज होने की वजह से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और तीसरी इसके मोशन की वजह से, और वो है मैग्नेटिक फोर्स। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज बॉडी पे, आई मीन मूविंग चार्जेस पे है या नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन है, आई सजेस्ट यू टू गो बैक टू द फैराडेज लॉ। फैराडे लॉज आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा, या आप जब अपने क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम इसे तफसील से डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन जो मकसद था इसको पढ़ने का वो ये था कि हम क्योंकि मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो मूविंग चार्जेस पे जाने से पहले हमें स्टैटिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पता हों। तो स्टैटिक चार्ज जो है, स्टैटिक चार्ज की एक खूबी है और वो है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाय द वे, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि जो हमारे पास एक फ़ोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेट मी टेल यू, इन दोनों फोर्सेस का एक जॉइंट वेंचर है जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कुछ बुक्स में आपको ये मिलेंगी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। पहली कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, फिर कहूँगा कि फैराडेज लॉज पे जाएं, आपको इनका जॉइंट वेंचर नज़र आएगा, और उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या शॉर्ट रेंज फोर्स। तो आपको 4 भी नज़र आ सकती हैं किसी बुक में। तो मैं इसको जब अब कंप्लीट कर चुका हूँ इस डिस्कशन को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये हमारे इस सब्जेक्ट और इस पूरे डिस्कशन के स्कोप में नहीं आती। जब हम न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ेंगे तो ये दोनों फोर्सेस वहाँ पे हमें समझ आती हैं, और इनका जो सारे का सारा असर होता है वो भी एक न्यूक्लियस की डायमेंशंस तक है। एज़ वी नो ऑलरेडी, न्यूक्लियस जो है वो एटम के लिहाज से बहुत छोटा होता है, अबाउट 100 टाइम्स कम है साइज़ एक न्यूक्लियस का इन कंपैरिजन विद द साइज़ ऑफ द एटम। तो हम इस बात को कंक्लूड कर चुके हैं तकरीबन कि हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनमें से 3 को हमने पढ़ा है, और मैंने उनका रिलेशन एक डेवलप किया है आपस में कि ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। ये तीनों मैटर पे एक्ट करती हैं, और मैटर की कुछ फर्दर खूबियां हैं जिनके बाद मैटर पे डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो उसकी कुछ ख़ास खूबियां हैं कि जब वो चार्ज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी, और जब वो चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी एक्ट करना शुरू कर देगी उस पर। तो हम जो हमारे लेक्चर का फ़्लो था उस पेज पे वापस चलते हैं ताकि हम देखें कि हम इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने बाय द वे फील्ड फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो ये तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तीनों की तीनों फील्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि ये एक ख़ास रीजन तक दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें पता है कि एक रीजन होता है हर बॉडी के अराउंड जिसमें ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, और उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह जो एक चार्ज है वो एक ख़ास रीजन में अपने अराउंड ये फोर्स अप्लाई कर सकता है दूसरे चार्जेस पे, और उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पे तभी फोर्स अप्लाई कर सकता है जब वो दूसरा मैग्नेट पहले मैग्नेट के फील्ड में होगा, तो हम उसे कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन दूसरी बात में एक और फ़र्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो फ़र्क था इनकी नेचर का। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो मैस है, और मैस जो है उसकी एक ही नेचर है। मैस नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, मैस साउथ या नॉर्थ पोल्स नहीं होते मैस के। तो मैस जो है ये इसकी एक नेचर है, इसलिए इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स जो है उसकी भी एक ही नेचर है, और वो नेचर है अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जबकि चार्जेस जो हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इनकी जो फोर्स है उसकी भी 2 नेचर्स हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है
वो तब होगी जब हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two different type of charges, when we say different we actually means negative and positive। तो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस हैं, फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी नेचर है अट्रैक्टिव नेचर। और इसी तरह से जो सेम चार्जेस के दरमियान जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी नेचर है रिपल्सिव। तो रिपल्सिव नेचर तब है जब चार्जेस सेम है। सेम का मतलब है बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जबकि अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा जो था फील्ड फोर्सेस की डिस्कशन थी। हमने मैग्नेटिक फोर्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन अगर आपका उस पर कोई क्वेश्चन हो और आपको उसके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान पूछ सकते हैं, उसमें हम इंशाल्लाह इसको टैकल कर लेंगे। तो या आप इस पर मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर इसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर का फ़्लो चल रहा था उस पेज पे हम चाहें अगर, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिव्यू। तो थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे। और पेज नंबर 3 पे हम अपना जो लेक्चर का फ़्लो था उसके मुताबिक जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, और वो तीसरा पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये हम इसको पेज नंबर 3 बना लेते हैं। तो पेज नंबर 3 पे जाने से पहले आप अपने माइंड में इस वीडियो को पॉज करके जो प्रीवियस डिस्कशन हुई है उस सब कुछ को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आप, क्योंकि उन बातों से अलग बात हम करने जा रहे हैं अब। तो अब हम बात कर रहे हैं एटम की। एटम बाय डेफिनेशन इज़ व्हाट। हम कहते हैं एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये डेफिनेशन जो है हम इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे बात कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन, फिर लिखा हुआ है हीलियम, फिर लिखा हुआ है लिथियम, फिर लिखा है ब्रिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ये जितने नाम हैं पीरियोडिक टेबल में दे आर अप्रॉक्सीमेटली 112 प्रॉबेबली जो आपके पास हो उसमें, या इससे कम ज़्यादा कुछ हो सकते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने डिफरेंट नेम्स लिखे हैं इतने ही एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट जो है वो अपनी नेचर में दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एलिमेंट जो है उसके बहुत से एटम्स हो सकते हैं। आई मीन एलिमेंट जो है एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ को कहेंगे। अगर उस प्रॉपर्टीज़ वाली 100 चीज़ें आ गई हैं तो वो 100 की 100 जो हैं वो उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और इंडिविजुअली वो क्या हैं, वो एटम्स हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब हम यूँ कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी एक जनरल वर्ड है, और पाकिस्तानी होने के लिए एक ख़ास खूबी चाहिए, और वो है पाकिस्तान की नेशनैलिटी। अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होना फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिमेंट है, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारे के सारे एटम्स होंगे। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट की। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट के एक एटम की खूबियाँ पढ़ेंगे, वो सारी की सारी इस एलिमेंट के तमाम एटम्स में होनी चाहिए, मोर और लेस। जब मैं मोर और लेस कह रहा हूँ तो हम इसको बाद में देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो लेट मी टेल यू, एक हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। हमें सबको पता है हाइड्रोजन एटम क्या है। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है जो इसके सेंटर में न्यूक्लियस में है, और इसके बाहर एक शेल है जिसमें एक
इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करना चाह रहे हैं एक और एलिमेंट की, जो कि हीलियम है। हीलियम में और हाइड्रोजन में जो फ़र्क होगा वो है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अगर आपने इलेक्ट्रॉन कहना है तो फिर इन अ न्यूट्रल एटम लिखना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हीलियम एक ऐसा एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, और इसके बाहर जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन में और हीलियम में जो मेजर डिफरेंस है, जो इसको हाइड्रोजन बनाता है और इसको हीलियम बनाता है, वो है प्रोटॉन्स की तादाद। इसी तरह अगर मैं एक और एटम लूँ जिसका नाम मैंने लिथियम रखना है, तो उसमें 3 प्रोटॉन होंगे। मैं न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा फ़िलहाल, इंटेंशनली नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो एक लिथियम एटम है उसके जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बाहर एक और शेल बनेगा जो कि दूसरा शेल कहलाएगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक्चुअली ये एक अलग एलिमेंट का एटम है, और ये किस एलिमेंट का है? हाइड्रोजन का। और ये किस एलिमेंट का है? हीलियम का। और ये किस एलिमेंट का है? लिथियम का। ये एटम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसका नाम है लिथियम। इस एक एटम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से आप उस तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। अगर लिथियम के ट्रिलियंस, ट्रिलियन बहुत छोटा लफ्ज़ है एटम्स के लिए, वी शुड से